हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 4, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पहले आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज इंट्रोड्यूस voluntary hallmarking for silver jewelry and articles featuring a digital hallmarking unique identification system to ensure purity verification and quality assurance for consumer protection। आपने ये हमेशा देखा होगा, गोल्ड ज्वेलरी होता है, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी जो आपका होता है, ज्वेलरी या ज्वेलरी कुछ भी बोल लो, ठीक है, तो उसमें आपने हमेशा नोट किया होगा जब भी आपके पेरेंट्स ने कुछ गोल्ड खरीदा होगा तो वो जो आपका हॉलमार्क होता है उसे देखे बिना ज्वेलरी नहीं लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैंडेटरी है, वो देखते ही हैं, राइट। ऐसा ही अब आपकी जो मार्किंग है, हॉल मार्किंग, वो सिल्वर ज्वेलरी के लिए भी आपकी लाई गई है। वैसे तो बीआईएस ने अक्टूबर 2005 में आपकी वॉलंटरली हॉल मार्किंग जो है सिल्वर ज्वेलरी के लिए वो इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, अभी डिजिटल फॉर्म में इसको लाया गया है। बेसिकली कि आप डिजिटली अपने जो आपका सिल्वर ज्वेलरी जो है उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ये आप देख सकते हो। और ये चीज़ कब से आपकी इफेक्ट में आई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 सितंबर 2025 से इसे आपका लागू कर दिया गया है। यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं किया गया है, सिर्फ वॉलेंट्री है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में कौन कौन से प्रोडक्ट आपके जो हैं हॉलमार्क में आ जाते हैं हॉल मार्किंग के लिए, तो गोल्ड प्रोडक्ट्स आपके जो हैं, मतलब गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो इसमें आपका शामिल होता है, एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स जो हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी और डिटेल में। तो जैसे बीआईएस की मैंने बात की थी, आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था वॉलेंट्री हॉलमार्किंग सिल्वर ज्वेलरी की अक्टूबर 2005 में। ठीक है, और सिल्वर ज्वेलरी जो है, सिल्वर ज्वेलर्स जो है, बेसिकली इनको सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है एज पर दी स्टैंडर्ड जो आपका है 2112 के तहत। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 2112 के तहत इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। ठीक है, जो अलाउ करता है मैन्युफैक्चर एंड सेल हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी। इसी के थ्रू, इस स्टैंडर्ड के थ्रू ही इनको राइट मिलता है कि ये सेल और मैन्युफैक्चर करें सिल्वर ज्वेलरी हॉलमार्क्ड वाली, राइट। नाउ अब यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, मतलब अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। जैसे IS 2112 2025 में यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे यहाँ पे 7 प्योरिटी ग्रेड्स जो हैं वो लाए गए हैं, 800, 835, 925, 958, 970, 990, 999। ठीक है, इस टाइप के आपके प्योरिटी ग्रेड्स जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्लियर है। अब बीआईएस की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। बीआईएस के करंट डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और 1986 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब हमने बात की यहाँ पे वॉलेंट्री हॉल मार्किंग की सिल्वर ज्वेलरी की। ठीक है, अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स आपके हैं, जैसे जो आपकी सिल्वर ज्वेलरी होगी उसमें बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क जो आपका है, ये जो मार्क है इसके साथ साथ सिल्वर लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसमें मेंशन होना चाहिए प्योरिटी ग्रेड क्या है आपकी ज्वेलरी का। ठीक है, साथ में ही आपका यहाँ पे 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये BIS का मार्क है, फिर सिल्वर लिखा है, प्योरिटी ग्रेड है और आपका 6 डिजिट का यहाँ पे नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की हमने डिजिटल हॉलमार्किंग की। ठीक है, तो आप इसे ऑनलाइन देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आपको जो है दिखाई जाएंगी, जैसे किस टाइप का आर्टिकल है आपका, प्योरिटी ग्रेड क्या है, हॉलमार्किंग डेट क्या है, किस तारीख को यहाँ पे हॉलमार्किंग डेट आपका रहेगा। ठीक है, टेस्टिंग सेंटर की डिटेल रहेगी और जो ज्वेलर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब यहाँ पे मेंशन होगा और ये आप चेक कर सकते हो BIS की केयर मोबाइल ऐप में। ठीक है, ये जो ऐप है ये 2020 में आपकी लाई गई थी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द थर्ड जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो IFMS जो है बेसिकली ये है क्या, ये एक डिजिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है इन दी पार्टनरशिप विद द TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किस चीज़ के लिए, मैनेज करने के लिए पब्लिक फाइनेंसेस को एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंटली।
ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उड़ीसा गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है टीसीएस के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए और डिजाइन करने के लिए थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, लॉन्च बाय द जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये जो बुक है इसे लॉन्च किया है इंडिया के 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। और ये बुक आपकी है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जो फलकाम टेरर अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट में इंडिया की जो आपके एक्शंस थे, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, उस पे बेस्ड ये आपकी बुक है। ओके, किसने लिखी है, लेफ्टिनेंट जनरल कनवाल जीत सिंह, ठीक है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। फाइन, पब्लिश किसने किया है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आप ये बुक देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मैस्कॉट अनवील्ड फॉर द 11th एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप, जो आपकी अहमदाबाद में होनी है बाय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। तो ये मैस्कॉट जो है आपका 11th एडिशन एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का, इसका नाम रखा गया है जलवीर, ठीक है। क्या नाम है इस मैस्कॉट का, जलवीर। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये है जलवीर, और यहाँ पे लोगो भी आपका जो है अनवील किया गया था। फाइन, ये आप देख सकते हो। अब बात करें अगर वेन्यू की, अहमदाबाद गुजरात में वेन्यू है, 28 सितंबर को स्टार्ट होगा, 11 अक्टूबर तक चलेगा, और ये आपका क्वालिफाइंग इवेंट होगा 2026 एशियन गेम्स के लिए, ठीक है। साथ में ही अब बात करें हैं एक्वाटिक चैंपियनशिप की, तो इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी बात भी कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट है RN जयप्रकाश, अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है और 1948 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अनवील्ड बाय द चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ड्यूरिंग द 2025 चाइना विक्ट्री डे परेड। तो चाइना ने पहली बार इनकी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को जो है डिस्प्ले किया है, ऐसा सुनने में आया है कि पहली बार इन्होंने डिस्प्ले किया है। एंड ये कौन सी मिसाइल है, JL-1, या इसे जिंगले 1 नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये जो मिसाइल है इट इज न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्च इसे किया जाएगा H-6N बॉम्बर से, और इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी भी आपकी अवेलेबल है। रेंज की बात करें 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, एंड ये बेस्ड है ग्राउंड लॉन्च DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज पे, ठीक है। वॉरहेड्स की बात करें तो ये कैरी कर सकता है न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स को। फाइन, now next question है, Dassault Aviation increased its shareholding in Dassault Reliance Aerospace Limited joint venture from 49% to 51% by acquiring an additional 2% stake from which company? तो जो DRAL है ये आपका Dassault Aviation and Reliance Aerostructure Limited का joint venture है, और इसमें अभी जो है जो Dassault Aviation है इसने इस joint venture में 2% additional stake जो है acquire किए हैं। सो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, नाउ यहाँ पे जो DRAL की अगर हम बात करें तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और ये हमारे रफेल और फैल्कन जेट्स जो हैं इनके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, डिसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। फाइन, नाउ जो ये ट्रांजेक्शन है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 1 नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जो आपके री इलेक्ट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर जमाइका के, तो इनका नाम है आपका एंड्रयू मिशेल हॉलनेस। ओके, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, और ये आपके बिलोंग करते हैं जमाइका लेबर पार्टी से, और इनके अगेंस्ट में अपोजिशन लीडर थे मार्क गोल्डिंग जो पीपल्स नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ जमाइका की बात करें, इसकी कैपिटल है किंगस्टन, करेंसी इसकी है जमाइकन डॉलर। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी टू स्टैब्लिश अ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन एट VOC पोर्ट, जो आपका टूटीकोरन में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो NTPC की सब्सिडरी है, इसने अभी MOU साइन किया है VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के साथ। किस चीज के लिए ये MOU साइन हुआ है, ताकि ये स्टैब्लिश करे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को, ठीक है। अब जो NGEL है ये डिप्लॉय करेगी हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक्स को इस पोर्ट पे। फाइन, सिग्नेटरीज की बात करें
तो किशोर कुमार होता जो चीफ जनरल मैनेजर है एनटीपीसी से, एंड ए गणेशन जो चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है आपके वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी से, उनके बीच में ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आपका जो ये वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी है या पोर्ट जो है, ये आपका पहला इंडिया का पोर्ट बन जाता है विद अ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। ठीक है, now next question है which company signed a 10-year MOU with the Singapore based Horizon Fuel Cell Technologies to jointly develop hydrogen fuel cell based trains फॉर द इंडियन मार्केट। तो इनमें से कौन सी कंपनी आपकी है जिसने 10 साल का अग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर के होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि ये दोनों कंपनीज जॉइंटली डेवलप करे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन्स को। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है Amazon India acquired which company for $200 million to expand its digital lending business in India। तो Amazon India ने एक्वायर किया है Axio को। Axio जो आपका एक NBFC था, ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड NBFC था, जिसको Amazon India ने एक्वायर किया है एक्सपैंड करने के लिए इनका डिजिटल लेंडिंग बिजनेस इंडिया में। ठीक है, अब Axio जो है इसका पुराना नाम जो है वो पूछा सकता है विच इज कैपिटल फ्लोट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एवर 5150 ट्रायलथन टू बी हेल्ड इन 2026। तो इंडिया जो है पहली बार होस्ट कर रहा है 5150 ट्रायलथन, जो चेन्नई तमिलनाडु में होगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, 11 जनवरी 2026 को ये ट्रायलथन होगी अंडर द आयरन मैन बैनर। ओके, वेन्यू क्या है? MGM बीच रिजॉर्ट, ये इसका वेन्यू है चेन्नई में। एंड जो इवेंट है इसमें 1.5 किलोमीटर स्विम करना होगा, देन 40 किलोमीटर्स यहाँ पे जो है साइकिलिंग राइड रहेगी एंड 10 किलोमीटर्स का दौड़ यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज का कॉम्बिनेशन आपका होगा 5150 ट्रायलथन का। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं इस इवेंट के लिए 3 करोड़ रुपए। फाइन, नाउ अब यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की थी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडिया होस्ट करेगा पहला 5150 ट्रायलथन। इसके अलावा इस इवेंट में एक MOU यहाँ पे साइन हुआ है दीपक जय जो कंट्री हेड है आयरनमैन इंडिया के, एंड जे मेघनाथा रेड्डी जो CEO एंड मेंबर सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के। इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है इंट्रोड्यूस करने के लिए ड्यूअलथन सीरीज को। ठीक है, मतलब अब ड्यूअलथन सीरीज की भी सीरीज जो है वो भी इंडिया में आपकी होगी, जिसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स आपके होंगे, जैसे स्प्रिंट ड्यूअलथन होगी। ठीक है, देन जिसमें आपका 5 किलोमीटर का रन होगा, 20 किलोमीटर की साइकिलिंग एंड 2.5 किलोमीटर्स का रन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक ड्यूअलथन यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, एंड आयरन किड्स फॉर चिल्ड्रन 6 to 16 ईयर्स जिनकी एज होगी, एक यहाँ पे ये चीज आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 28th इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस यूनियन एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2025। तो इन मंथ ऑफ अक्टूबर 28th एडिशन आपका इंडिया जो है होस्ट करेगा। ठीक है, किसका? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस यूनियन एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप को। ठीक है, कौन होस्ट करेगा? इंडिया ही से होस्ट करेगा, एंड ये आपका 11 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पे होगा? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। फाइन, और इस इवेंट में ये जो इवेंट है इसमें जो विनर होगा वो आपका क्वालिफाई करेगा फॉर द 2026 ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु वॉन द फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, जो आपका ऑटोड्रोमो नेशनल मोन्जा इटली में हुआ था। ठीक है, तो फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स आपका जीता है मैक्स वेस्टरपन ने। फाइन, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर पे लैंडो नॉरिस थे एंड थर्ड पे ऑस्कर पियास्ट्री। ठीक है, अब नोट करना है जो मैक्स वेस्टरपन है, इनकी ओवरऑल 66 विक्ट्री ये थी। साथ में ही इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो आपका मिशेल शूमैचर का रिकॉर्ड था 2003 में, वर्ल्ड रिकॉर्ड था 1 hour 14 minutes 19.838 सेकेंड का, कि इन्होंने 53 लैप्स इस टाइम ड्यूरेशन में कवर किए थे। बट यहाँ पे मैक्स वेस्टरपेन ने इनका रिकॉर्ड तोड़ के 1 hour 13 minutes 24.32 सेकेंड में से कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 145th एडिशन ऑफ अ US ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025।
तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है आपके 145th एडिशन का ऑफ अ यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप? तो इट इज वॉन बाय द कार्लोस एल्कराज, और इसी के साथ ये वर्ल्ड नंबर 1 एटीपी रैंकिंग होल्डर बन गए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये इनका सेकेंड यूएस ओपन टाइटल था एंड सिक्स्थ आपका ग्रैंड स्लैम टाइटल था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे आपका 24 अगस्त 2025 से लेके 7 सितंबर 2025 तक ये आपका इवेंट चला था। ठीक है, नाउ बात करते हैं विनर्स की। तो मेन सिंगल टाइटल हमने कवर किया, कार्लोस एल्कराज ने जीता था और इन्होंने जो है डिफीट किया था जेनिक सिनर को। ठीक है, मतलब रनर अप यहाँ पे जेनिक सिनर रहे थे फ्रॉम इटली। देन विमेन सिंगल की बात करें, अरियाना साबालेनका, ये यहाँ पे इन्होंने जो है 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था और ये विमेंस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 है, मतलब एटीपी रैंकिंग जो आपकी होती है इसमें ये वर्ल्ड नंबर 1 है। ठीक है, मेंस डबल जीता था मार्सल ग्रानोलर जो स्पेन के हैं एंड होरासियो जेबेलोस फ्रॉम अर्जेंटीना। विमेंस डबल जीता था गैब्रियल डेब्रोविस्की फ्रॉम कनाडा एंड एरिन रोटलिफ फ्रॉम न्यूजीलैंड। मिक्स डबल जीता है सारा ईरानी एंड एंड्रिया वेवासोरी फ्रॉम इटली। ठीक है, एटीपी की बात करें तो इसके चेयरमैन है एंड्रिया गोडेंसी, हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसे 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is, which team won the 12th edition of a men's hockey Asia Cup by defeating South Korea in the final? तो जो 12वां एडिशन था आपका मेंस हॉकी एशिया कप का, इट इज वॉन बाय इंडिया। ठीक है, इंडिया ने इसे जीता था और इंडिया ने साउथ कोरिया को डिफीट किया था। इंडिया का गोल्ड मेडल, बेसिकली इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, साउथ कोरिया ने सिल्वर और मलेशिया जो था उसने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, नाउ मेंस हॉकी एशिया कप की बात करें तो इसका वेन्यू था बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम, राजगीर, बिहार में। इसी के साथ इसी विनिंग के साथ इंडिया ने क्वालिफाई किया है 2026 के FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। फाइन, अब जो ये इवेंट था मेंस हॉकी एशिया कप, ये एशियन हॉकी फेडरेशन ने आपका ऑर्गेनाइज किया था 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। क्लियर है? नाउ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? इंडिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, चाइना, जापान, बांग्लादेश, चाइनीज त्यापी एंड कजाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज़ है, पहले पाकिस्तान और ओमान इसमें इंक्लूडेड थे बट बाद में इनको सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स की वजह से रिप्लेस किया गया था बांग्लादेश एंड कजाकिस्तान के साथ। फाइन, नाउ अब बात करते हैं विनर्स की। तो हीरो ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया है अभिषेक को। ठीक है, फॉर द 6 गोल्स। AHF बेस्ट गोलकीपर दिया गया है किम जाहेन फ्रॉम कोरिया, साउथ कोरिया। बिहार टॉप स्कोरर दिया गया है अनौर अखीमुल्ला फ्रॉम मलेशिया। HPCL राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट जेफरीनस एंडे वॉल्फियान फ्रॉम मलेशिया। हॉकी इंडिया प्रॉमिसिंग गोलकीपर वांग चियांग फ्रॉम चाइना एंड प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच ये दिया गया है दिलप्रीत सिंह फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब एक चीज नोट करनी है, मैक्सिमम जो आपके टाइटल्स हैं मेंस हॉकी एशिया कप के वो किसके पास है? साउथ कोरिया के पास है, मतलब साउथ कोरिया ने इसे 5 टाइम जीता है एंड इंडिया ने इसे 4 बार जीता है, 2003, 7, 17 और 2025 में। फाइन, नाउ एशियन हॉकी फेडरेशन की भी बात कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट है डाटो फूमो ओग्यूरो। हेडक्वार्टर्स का कुआलालंपुर मलेशिया में है और 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म? तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट? इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, इनको सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट आपका चुना गया है, री इलेक्ट किया गया है फॉर विच कंट्री? गुयाना। ठीक है, इन्हें फर्स्ट टाइम जो है 2020 में प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था और ये 10th प्रेसिडेंट आपके हैं गुयाना के। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हैं। नाउ गुयाना की बात करें, इसके करंट PM है मार्क फिलिप्स, कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी इसकी है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ अ नमो युवा रन कैंपेन लॉन्च बाय भारतीय जनता युवा मोर्चा टू प्रमोट फिटनेस एंड सोशल अवेयरनेस अमंग द इंडियन यूथ। तो रिसेंटली नमो युवा रन कैंपेन आपका जो है हुआ था। ठीक है, इसके एम्बेसडर चुने गए थे मिलन सोमान। ठीक है, एंड दिस कैंपेन वाज अ पार्ट ऑफ 75th बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ PM नरेंद्र मोदी,
जो आपका 17 सितंबर को होता है, राइट। सो जो कैंपेन था इट वाज हेल्ड ऑन 21 सितंबर 2025 अक्रॉस 75 सिटीज एंड इसका थीम क्या था, नशा मुक्त भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर द टॉप स्पॉट इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क दैट इज NIRF रैंकिंग 2025 फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर। तो देखो जैसे QS रैंकिंग आपकी होती है ना, या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग होती है, ये ऑर्गेनाइजेशंस आपकी वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग प्रोवाइड करती है, कुछ पैरामीटर्स पे बेस्ड ये रैंकिंग होती है, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें विद इन इंडिया, तो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये आ जाती है NIRF रैंकिंग में, ठीक है। अब इसमें आपकी ओवरऑल कैटेगरी होती है, ऐसे ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती है यहाँ पे। इवन एक कैटेगरी अभी यहाँ पे एक ऐड भी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली, ठीक है, वो यहाँ पे रिसेंटली ऐड की गई है, उसके बारे में देखेंगे। नाउ अभी हम बात कर रहे हैं NIRF रैंकिंग की 2025 की रैंकिंग रिलीज की गई है, ठीक है। अब ये जो रैंकिंग है इसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किसने किया है, ये आता है IIT मद्रास, ठीक है। किसने टॉप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है मद्रास, IIT मद्रास द्वारा इसमें टॉप किया गया है और लगातार 7 सालों से ये टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। अगर हम टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो IIT मद्रास पहले नंबर पे आता है विद अ ओवरऑल स्कोर ऑफ 87.31, फॉलोड बाय IISc बेंगलुरु 85 स्कोर इसका है, IIT बॉम्बे का है 81.62, IIT दिल्ली 80.67 एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका IIT कानपुर 77.25, इसका आपका ओवरऑल स्कोर है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल में, ये कौन सा एडिशन आपका रिलीज किया गया है 2025 में, तो 10वां एडिशन है। इसमें टोटल इस बार 17 कैटेगरीज हमें देखने को मिली हैं, पहले 16 थी अब 17 है, क्योंकि एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली, ठीक है। कितने इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग है, तो 100 इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे रैंकिंग होती है, जिसमें से 24 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी, 22 आपकी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 19 IITs एंड IISc बेंगलुरु भी इसमें शामिल था, 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, ऐसे ही 8 NITs सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, IISERs कॉलेज एंड IARI ये सब यहाँ पे आपके इसमें इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज या टॉप रिप्रेजेंटेड स्टेट्स जो था आपका वो कौन सा था, तो तमिलनाडु से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हुई हैं, ठीक है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड दिल्ली, ठीक है, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड कर्नाटका आफ्टर दैट। देन टॉप परफॉर्मर्स जो रहे हैं वो आपके IITs रहे हैं, ठीक है। देन अब बात करते हैं NIRF की रैंकिंग की, तो इसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपकी जो है इनके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, अब ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आ जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन इवैल्यूएटिंग हायर एजुकेशन, ठीक है, कि ये अच्छी तरीके से वहाँ यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ इवैल्यूएट करता है आपकी जो रैंकिंग होती है इंडियन इंस्टीट्यूशंस की, यूनिवर्सिटीज की, राइट। तो इसका पहला एडिशन कब रिलीज किया गया था, 2016 में इसका पहला एडिशन आपका रिलीज किया गया था, फाइन। नाउ कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ आती हैं, तो ओवरऑल एक हो गई यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, लॉ, डेंटल, मेडिकल, फार्मेसी, इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, देन आपका आता है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सारी आपकी कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी रैंकिंग दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पे टॉप 5 जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग मैंने ऐड कर दी है, जैसे यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है, देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपकी थी सेकेंड नंबर पे, देन मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन थर्ड पे, जामिया महिला इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी चौथे नंबर पे थी, 5वें पे थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU जो है, ठीक है। कॉलेज में बात करें तो हिंदू कॉलेज पहले नंबर पे था, देन मिरांदा हाउस, हंस राज कॉलेज, फॉलोड बाय किरोरी मल कॉलेज, देन सेंट स्टेफन कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही रिसर्च इंस्टीट्यूशन में टॉप किया है आपके IISc बेंगलुरु ने, फॉलोड बाय IIT मद्रास, देन IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे एंड IIT खड़गपुर एट द फिफ्थ पोजीशन, राइट। देन इंजीनियरिंग में टॉप किया है आपका IIT मद्रास, IIT दिल्ली सेकेंड नंबर पे था, थर्ड पे बॉम्बे, फोर्थ पे कानपुर एंड फिफ्थ पे खड़गपुर। नेक्स्ट आता है
मैनेजमेंट की कैटेगरी जिसमें टॉप किया है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने, ठीक है, फॉलोड बाय आईआईएम बैंगलोर, देन आईआईएम कोझिकोडे, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, ठीक है। फार्मेसी में टॉप किया है आपका जामिया हमदर्द ने, फॉलोड बाय बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, दैट इज बिट्स पिलानी, देन पंजाब यूनिवर्सिटी, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना। फाइन। देन नेक्स्ट आपका मेडिकल आता है जिसमें एम्स दिल्ली जो है इसने टॉप किया है, देन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज PGI जो आपका है इन दी चंडीगढ़, राइट। देन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 4th नंबर पे था, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 5th नंबर पे था। डेंटल की बात करें, इसमें टॉप किया है आपका एम्स दिल्ली ने, फॉलोड बाय सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज। नेक्स्ट है लॉ में टॉप किया है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है, फॉलोड बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब मैं स्टार्टिंग के ही आपके जो है उनको रीड कर रही हूँ, राइट। बाकी आप इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और PDF भी आपको शेयर कर देंगे हम टेलीग्राम पे, तो उसमें देख के आप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो इसमें टॉप किया है आपका IIT रुड़की ने, फॉलोड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट। देन नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी इनोवेशन की, इसमें आपका टॉप किया है IIT मद्रास ने, फॉलोड बाय IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु। देन ओपन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज IGNOU, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, एंड इट इज फॉलोड बाय UP राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसमें टॉप किया है आपका IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने, ठीक है। देन ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम हरियाणा, इसने टॉप किया है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे ये था। देन हमारी जो न्यू आपकी कैटेगरी ऐड हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसमें टॉप किसने किया है, IIT मद्रास ने, फॉलोड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, जामिया मिलाई इस्लामिया, ठीक है, 3rd नंबर पे था। 4th पे आपका था SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 5th पे था मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये वाली जो कैटेगरी है इसको अच्छे से याद कर लेना, और ओवरऑल वाली जो कैटेगरी है उसे कंप्लीटली अच्छे से याद करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इसमें टॉप किया है जादवपुर यूनिवर्सिटी फ्रॉम कोलकाता। देन आना यूनिवर्सिटी 2nd नंबर पे था, एंड स्किल यूनिवर्सिटी में टॉप किया है सिम्बोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो आपकी है पुणे की, देन सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस इंदौर, एंड इट इज फॉलोड बाय श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच city was the 18th International Earth Science Olympiad held, where an Indian student team won multiple medals including 3rd prize in the IGYM reporter category। तो रिसेंटली आपका इन मंथ ऑफ अगस्त 18th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड का। कहाँ पे ये हुआ था, चाइना के जिनइंग जगह पे ये आपका हुआ था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और इसमें इंडिया की जो टीम थी इसने 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इवेंट डेट्स की बात करें तो 8 से 16 अगस्त को ये आपका हुआ था। नाउ इंडियन टीम्स की बात करें तो इसमें रेयांश गुप्ता शामिल थे जिन्होंने गोल्ड सिल्वर एंड IGM 3rd प्राइज जीता है। देन आपके नेक्स्ट आते हैं चारुव्रत बेंस, इन्होंने 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन अपम निधि पांडे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। देन नेक्स्ट आता है प्रियांशी गंगास, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन मेंटर्स यहाँ पे आपके थे प्रोफेसर देवेश वालिया एंड प्रोफेसर हेमा आयुषधन। नेक्स्ट है ऑब्जर्वर यहाँ पे थे डॉक्टर जगबीर सिंह। ओके, नाउ अब बात करें इस ओलंपियाड की, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड की, तो इसका ये आपका एक एनुअल इंटरनेशनल कंपटीशन होता है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स का, ठीक है, जिसमें 9 से 12वीं के बच्चे होते हैं, ठीक है। इस कंपटीशन को आपका स्टैब्लिश किया गया था 2003 में बाय द इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन IGEO द्वारा। एंड इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सिंस 2007, ठीक है। और इंडिया ने 10वां एडिशन जो इसका था 2013 में वो आपका होस्ट किया था। कहाँ पे होस्ट किया गया था, मैसूर कर्नाटका में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इंडियन फिल्म मेकर बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन द बेस्ट फिल्म डायरेक्टर अवार्ड इन द ओरिजोंती सेक्शन एट द 82nd विंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो आपका 27 अगस्त से 6 सितंबर तक चला था इन दी
लीडियो दी वेंजिया, इटली। तो हमारी इंडिया की कौन सी फिल्म मेकर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है? इनका नाम है अनुपर्णा रॉय। ठीक है, क्या नाम है इनका? अनुपर्णा रॉय, जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी डेब्यू फिल्म सॉन्ग्स फॉर फॉरगॉटन ट्रीज के लिए, एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय दी अनुराग कश्यप। ओके, नाउ इसके अलावा गोल्डन लियोन जो है ये आपका दिया गया था बेस्ट फिल्म के लिए, फादर मदर सिस्टर ब्रदर। इस फिल्म के लिए दिया गया था किसे? यूएसए के जिम जैरमश आपके जो डायरेक्टर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 2001 में मीरा नायर जो है इनको गोल्डन लियोन अवार्ड दिया गया था बेस्ट फिल्म के लिए, एंड इट वाज योर मॉनसून वेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक साइन एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कमिटिंग टू इन्वेस्ट ₹21,000 करोड़ अंडर द स्टेट्स राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो राजस्थान का जो आपका राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव है, इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए 21,000 करोड़ की पीएनबी बैंक जो है उनके द्वारा यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। सिग्नेटरीज आपके थे अशोक चंद्रा जो एमडी एंड सीईओ है पीएनबी के, एंड वैभव गलरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आपके राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके ये आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। साथ में ही अगर हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान की, तो ये इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। किस चीज के लिए? विद एन एम टू मेक राजस्थान अ $350 बिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर? बाय 2029। Now next up question है which Indian company has signed an agreement with the Green Power Corporation of Bhutan for the establishment of a 570 megawatt Wangchu hydroelectric project in Bhutan। तो recently भूटान के जो पीएम है दाशो टिशरिंग टोब्गे, इनका विजिट हुआ था इंडिया में, और इस दौरान ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था इंडिया और भूटान के बीच में। और ये अग्रीमेंट इंडिया की अदानी पावर लिमिटेड ने साइन किया है भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ, ताकि ये स्टैब्लिश करे 570 मेगावाट का वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में। क्लियर है? नाउ इसी के साथ एक इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग जो है ऑन दी पावर परचेस अग्रीमेंट, ये भी आपका साइन हुआ था। साथ में ही कंसेशन अग्रीमेंट, ये भी आपका यहाँ पे साइन हुआ था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट। इसके अलावा नोट करना है जो ये आपका 570 मेगावाट का प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके लिए एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो है 6,000 करोड़ का, एंड इट विल फॉलो अ बूट मॉडल। ठीक है, बूट का मतलब है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। ठीक है, इस पे ये वर्क करेगा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका शुरू हो जाएगा जून 2026 में। ठीक है, मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो जून 2026 में स्टार्ट हो जाएगी, एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय द ईयर 2031। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं भूटान के जो पीएम हैं, इनके साथ साथ और कौन आया था। फर्स्ट लेडी यहाँ पे आई थी जिनका नाम है ताशी दोमा। इनके चीफ अबॉट जो हैं भूटान के जे कैनपो, एंड सीनियर डेलीगेशन यहाँ पे इनके साथ आया था। ठीक है, इनका विजिट 3 to 6 सितंबर को था इंडिया में, एंड इस दौरान इन्होंने विजिट किया था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी में, और इनवाइट किया है नालंदा यूनिवर्सिटी को कि ये ज्वाइन करे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल भूटान का। ठीक है, नाउ इसके अलावा इन्होंने ये आपका पार्ट बने थे इनॉग्रेशन ऑफ अ रॉयल भूटान टेम्पल। इंडिया में रॉयल भूटान टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है राजगीर बिहार में, इसका इनॉग्रेशन था जिसके ये पार्ट बने थे, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, राइट। नेक्स्ट आता है इन्होंने महाबोधि टेम्पल जो है बोध गया बिहार में, वहां पे विजिट किया था, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, देन यहाँ पे इनके विजिट के दौरान इनको प्रेजेंट किया गया है रेप्लिका ऑफ महाबोधि टेम्पल, सैक्रेड बोधि लीफ, एंड बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पब्लिकेशंस जो है वो इन्हें यहाँ पे एज अ गिफ्ट प्रेजेंट की गई है। ठीक है, मतलब ऐसे एज अ गिफ्ट दी गई है, राइट। इसके अलावा भूटान के जो पीएम है और इनके जो डेलीगेशन है, इन्होंने राम जन्मभूमि टेम्पल जो है अयोध्या का हमारा जो टेम्पल है वहां पे भी विजिट किया था, एंड इनका मीटिंग भी हुआ था एस जयशंकर जी के साथ। इन्होंने डिस्कशन किया था फॉर स्ट्रेंथनिंग दी इंडिया भूटान बायलैटरल टाइज, और इन्होंने डिस्कशन किया था आपके हाइड्रो पावर, ट्रेड, एजुकेशन एंड कनेक्टिविटी के ऊपर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which Indian state holds the largest small business credit portfolio as of June 2025 as per Small Business Spotlight report। अब जो ये रिपोर्ट है स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज की है सिडबी और CRIF हाईमार्क ने। किसने रिलीज की है?
सिडबी, मुझे कमेंट सेक्शन में सिडबी का फुल फॉर्म बताइए, एंड CRIF हाईमार्क ने, ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इस स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट को रिलीज किया है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो जो है एज ऑफ जून 2025 वो रहा है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र का 6.06 लाख करोड़ रहा है, फॉलोड बाय तमिलनाडु 4.21 देन लाख करोड़, देन गुजरात 3.69 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश 3.61 लाख करोड़ एंड कर्नाटका 3.18 लाख करोड़, राइट। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। जो रिपोर्ट है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इट वाज जॉइंटली रिलीज बाय दी सिडबी एंड CRIF हाईमार्क, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल स्मॉल बिजनेस क्रेडिट एक्सपोजर जो है वो 19.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है एंड इट रीच टू दी 45.3 लाख करोड़ एज ऑफ जून 2025। नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया है, दोबारा नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र लार्जेस्ट पोर्टफोलियो इसका था, राइट। देन अगर हम बात करें अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये आपके टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, राइट। मुंबई ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है 4.4%, 3.8% दिल्ली का था एंड 3% आपका बेंगलुरु का था, राइट। नाउ सोल प्रोपरेटर्स जो आपके हैं, मतलब ऐसे अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जो किसी इंडिविजुअल द्वारा रन किए जाते हैं, ठीक है, दे अकाउंट फॉर मोर देन 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एंड ओवर 85% ऑफ एक्टिव लोन्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी, ओके। नेक्स्ट इज द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज अप्रूव्ड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू इंटीग्रेट द माल्टा, Radigi and Ramganga forest ranges into which tiger reserve, making it India's second largest tiger reserve. तो रिसेंटली आपकी जो स्टैंडिंग कमिटी है विच इज चेयर्ड बाय दी भूपेंद्र यादव, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। इस स्टैंडिंग कमिटी ने अभी यहाँ पे अप्रूव किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का प्रपोजल कि माल्टा, रेदिगी एंड रामगंगा फॉरेस्ट रेंजेस को आपका इंक्लूड कर दिया जाए सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और इसी के साथ मतलब आफ्टर इंक्लूडिंग दीज 3 फॉरेस्ट रेंजेस, ये जो आपका टाइगर रिजर्व है ये सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगर बात करी जाए फर्स्ट लार्जेस्ट की तो ये है नागार्जुना सागर सरिसेलम टाइगर रिजर्व जो आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और इसका एरिया कितना है, अप्रॉक्स 3727.82 स्क्वायर किलोमीटर का। और सुंदरबन जो आपका है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, इसका एरिया कितना हो जाएगा आफ्टर मर्जिंग 3629.57 स्क्वायर किलोमीटर का। फाइन। अब बात करेंगे कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। एज पर द लेटेस्ट सेंसस 101 टाइगर्स जो आपके हैं ये हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, जिसमें से 80 टाइगर रिजर्व आपके करंट रिजर्व्स में है एंड 21 टाइगर रिजर्व आपके एडजॉइनिंग साउथ 24 परगनास फॉरेस्ट जो है वहां पे आपके हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही अब बात करें हम सुंदरबन की, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा रीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे ही आपका क्या है, टाइगर रिजर्व है। तो जो सुंदरबन डेल्टा है ये आपका फेमस किस चीज के लिए, सुंदरबन आपने बहुत बार सुना होगा सुंदरबन के बारे में। ये आपका फेमस है वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया के लिए। दूसरा आपका ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है। 2 चीजों के लिए इसका नाम जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, तो ये बना कब था, 1973 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इसको बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये आपका बना था 1987 में, और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका 1989 में बना था। तो कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार पूछ ली जाती हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company has signed an agreement with the Mandovi Dry Docks? Mandovi Dry Docks जो है ये एक आपकी इंडियन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर कंपनी है, ठीक है। इनके साथ एक कंपनी ने अभी जो है अग्रीमेंट साइन किया है इन पार्टनरशिप विद दी रेप्ले ग्रुप टू प्रोवाइड अ फुली इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट पैकेज फॉर इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक टग अंडर दी ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो बेसिकली जो आपकी कॉन्ग्सबर्ग मैरीटाइम है इनके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, किस चीज के लिए, इंडिया के पहले इलेक्ट्रिक टग के लिए। और ये जो इलेक्ट्रिक टग हैं ये आपके डिप्लॉय किए जाएंगे दीनदयाल पोर्ट में, ठीक है। कहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी, दीनदयाल पोर्ट में ये आपका डिप्लॉय किया जाएगा। फाइन। नाउ
अब यहाँ पे इक्विपमेंट पैकेज की बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी परमानेंट मैग्नेट ड्रिवन एजीमथ थर्स्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स यहाँ पे आपके होंगे, ठीक है। देन वेसल इनसाइट एंड वेसल परफॉर्मेंस, इसके लिए डिजिटल सोल्यूशन आपके प्रोवाइड किए जाएंगे एंड फुल इंटीग्रेशन सिस्टम यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे। साथ में ही इलेक्ट्रिक टग की बात करें तो इसे डिजाइन कौन करेगा, नव नॉटिक इंडिया द्वारा इसको डिजाइन किया जाएगा एंड ये आपका होगा 60 टर्न्स का, ठीक है। एंड इसे डिलीवर और कमीशन किया जाएगा 2026 में, मतलब नेक्स्ट ईयर इसको जो है कमीशन किया जाएगा। एंड ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए जो कोंग्सबर्ग मैरीटाइम है, इनकी ग्लोबल कस्टमर सपोर्ट टीम जो है वो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 54th एडिशन ऑफ माइक्रोमीटर एज ऑन 30th June 2025 रिपोर्ट रिलीज बाय द माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। तो एमफिन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इट इज द 54th एडिशन, जिसका नाम है माइक्रोमीटर एज ऑन 30th June 2025। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट करेक्ट है वो बताना है। पहला आपका पॉइंट क्या कह रहा है कि एज पर दिस रिपोर्ट असेट अंडर मैनेजमेंट जो आपका है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, ये आपका रहा है रुपीज 1,34,574 करोड़ एज ऑन 30th June 2025, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूडेड है आपका ओन पोर्टफोलियो 1,11,849 करोड़ का एंड मैनेज पोर्टफोलियो है रुपीज 22,725 करोड़ का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 जो टोटल लोन अमाउंट आपका है ये है 22,805 करोड़ का, जो डिस्पर्स किया गया है थ्रू 41.5 लाख अकाउंट्स, ठीक है। इन अकाउंट्स में ये डिस्पर्स किया गया है। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 जो NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने रिसीव किया है 12,781 करोड़ का डेब्ट फंडिंग। और अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 19.9% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है हमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, ओके। नेक्स्ट है, बिहार रिमेन्स द लार्जेस्ट स्टेट बाय पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। अगर हम पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपके बिहार स्टेट का आता है, फॉलोड बाय योर तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सारे स्टेटमेंट जो है हमारे वो करेक्ट हैं, ABCD जो है सारे करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल आर करेक्ट। नाउ थोड़ी और डिटेल ले लेते हैं। पहला वाला पॉइंट वैसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि असेट अंडर मैनेजमेंट जो आपका है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का वो कितना है 1,34,574 करोड़ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन बात करेंगे फंडिंग पैटर्न की, तो डेप्ट अगर हम बात करें टोटल डेप्ट फंडिंग तो ये हमें 12,781 करोड़ की मिली है, जिसमें 19.9% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। देन अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक्स की, तो बैंक्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 81.9% कंट्रीब्यूट किया है। आपका नॉन बैंकिंग एंटिटीज ने 8.4%, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा कंट्रीब्यूशन रहा है 3.6% का, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग 3.5% एंड अदर्स से आता है 2.6% का, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो डिसबर्समेंट हुई है, ठीक है, लोन डिसबर्स कितना हुआ है 22,805 करोड़ का टू दी 41.5 लाख, राइट, 5 लाख अकाउंट, राइट। नाउ डिसबर्समेंट जो है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपका जो है कम हुआ है 23.6%, यहाँ पे हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। वेयर एज जो आपका एवरेज लोन पर अकाउंट है it stands for 54,956 and it shows an increase of 16.5%. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटी पोजीशन की, तो टोटल NBFC जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इक्विटी है, इट स्टैंड्स फॉर 34,582 करोड़, ठीक है, एज ऑफ 30th June 2025। और यहाँ पे अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो 6.2% का यहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट वाइज पोर्टफोलियो इनसाइट की, तो यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स की हम बात करें तो सबसे पहला आपका टॉप में आता है बिहार, जिसका आउटस्टैंडिंग आपका था सबसे ज्यादा 54,666 करोड़ का, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है हाईएस्ट एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग पर अकाउंट, जहां पे तमिलनाडु ने टॉप किया है विद 31,363, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ओके। नाउ बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क की, दैट इज एमफिन की, जिन्होंने रिपोर्ट जो है जारी की थी। इसके करंट CEO एंड डायरेक्टर है डॉक्टर आलोक मिश्रा, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009। Now next question है, which campaign was recently launched by the Union Minister Manohar Lal to enhance
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है अग्निकार। ठीक है, क्या नाम है? अग्निकार 2025 इसका नाम है। और इसका मेन एम है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का, इसे आपका बढ़ाया जाए। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को आपका जो है फास्ट ट्रैक किया जाए। फाइन। अब कैंपेन जो है इसकी ड्यूरेशन रहेगी आपकी 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025। इसका एम क्या है ये भी हमने पढ़ा। ये बेसिकली हेल्प करेगा, ये एक्सीलरेट करेगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन को एंड एक्सपीडाइट करेगा कंप्लीशन ऑफ ऑलरेडी सैंक्शन हाउसेस अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन 2.0। राइट। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना अबाउट द क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग स्कीम। ठीक है, स्कीम के बारे में उनको स्टेक होल्डर्स जो है उनको बताना, उनको इन्फॉर्म करना। नाउ बात करते हैं आपकी इस योजना की, स्कीम की। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है इसको इनिशियली 2015 में लॉन्च किया गया था। विच मिनिस्ट्री, बाय विच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। किस चीज के लिए? विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ऑल वेदर पक्का हाउसेस टू ऑल एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड। ठीक है, इसका विजन इनिशियली था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। ठीक है, ये इसका इनिशियल विजन था। अभी रिसेंटली ये आपका न्यूज में भी था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हाउसिंग है, इसकी जो डेडलाइन है वो इंक्रीज की गई थी 31 दिसंबर 2025। तो ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, इसको नोट करना है। अब बात चल रही है यहाँ पे योजना की, तो इसका 2.0 वर्जन कब आया था? 2024 में इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ अप टू 2.50 लाख टू 1 करोड़। मतलब इतना आपका मतलब ये बेसिस आपके जो हाउसेस होंगे उसके बेसिस पे ये आपके फाइनेंशियल असिस्टेंट मैटर करती है। ठीक है, ये उस पे उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाती है। तो 2.5 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए टू दी एडिशनल अर्बन फैमिलीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग और परचेजिंग अ पक्का हाउसेस इन दी सिटीज। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, which state government signed a letter of intent with the Australia's Deakin University to promote AI driven innovative solutions for public goods and digital economy। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट जो है साइन किया है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ, ऑस्ट्रेलिया की डेकन यूनिवर्सिटी के साथ, किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए एआई ड्रिवन इनोवेशन सॉल्यूशंस को। राइट, तो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ। एंड यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो भावेश मिश्रा जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं आपके आईटी डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना के, एंड इयान मार्टिन जो वाइस चांसलर है डीकन यूनिवर्सिटी के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। एंड एज पर दिस लेटर ऑफ इंटेंट और दिस अग्रीमेंट, जो डेक्कन यूनिवर्सिटी है ये एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका जो है एस्टैब्लिश करेगी तेलंगाना में। और ये सेंटर जो है ये मार्केट फोकस एआई कोर्सेज जो है वो ऑफर करेगा। ठीक है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड यूथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा एंड मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा तेलंगाना के स्टार्टअप्स को। ओके, now next is, which Indian state signed an MOU with Japan's ASEAN 1 Co-Limited to create global skill and employment opportunities for its youth। तो recently आपका मेघालय जो है, ठीक है, मेघालय ने एक MOU साइन किया है जापान के साथ, जापान की एशियान 1 कंपनी लिमिटेड के साथ, ताकि ग्लोबल स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है इनके यूथ के लिए क्रिएट की जा सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो आपका पार्टनरशिप है किस चीज के लिए हो रहा है? एक तो जो यूथ्स हैं उनके स्किल्स के लिए, कि उनको अच्छे स्किल्स आए, उन्हें ग्लोबल स्किल्स आए, कि वो इंडिया के अलावा बाहर देशों में भी काम कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जापान के साथ टाई अप हुआ है, दैट मीन्स जो मेघालय के यूथ हैं वो कहाँ काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? जापान में मिलेगा। राइट, सो इनिशियल फेज में मतलब जो फर्स्ट ईयर होगा इनके अकॉर्डिंग, फर्स्ट जो आपका ईयर है इसमें ट्रेनिंग एंड ओवरसीज प्लेसमेंट 500 स्टूडेंट्स की जाएगी। एंड आने वाले 5 सालों में अप टू 5000 जो आपके एम्प्लॉयज हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनको जापान में नौकरी मिलेगी, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आपके स्किल्स अच्छे करेंगे, आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। फर्स्ट ईयर इज इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉर्पोरेशन, जो 7 सितंबर को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 3rd एडिशन इसको ऑब्जर्व किया गया था एंड इट्स थीम वाज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ पुलिसिंग।
नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो 8 सितंबर को आपका ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इट्स थीम वाज प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। एंड इस इवेंट को यूनेस्को द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया था, मतलब एक कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी पेरिस फ्रांस में, यूनेस्को के हेडक्वार्टर में, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका यूनेस्को किंग सीजोंग लिटरेसी प्राइज जो है वो 3 इंडिविजुअल्स को दिए गए थे। इसमें एक मेडल, डिप्लोमा एंड $20,000 का प्राइज दिया जाता है। और दूसरा अवार्ड यहाँ पे दिया गया है यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी का। इसमें भी 3 अवार्ड्स यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जिसमें मेडल, डिप्लोमा एंड $30,000 का अमाउंट जो है वो एज अ प्राइज यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में अभी फुल फंक्शनल लिटरेसी जो है वो अचीव की जा चुकी है 4 स्टेट्स में। पहला आपका है त्रिपुरा, देन मिजोरम, गोवा एंड 4th आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ यूटीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो लद्दाख जो है वो पहली यूटी आपकी बनी थी जिसने आपका फुल लिटरेसी जो है वो अचीव किया था, ठीक है। नाउ इंडिया में भी आपका सेलिब्रेशन हुआ था इंटरनेशनल लिटरेसी डे का, जहाँ पे उल्लास कंपेंडियम जो है उसे रिलीज किया गया था, जिसमें डाइवर्स कलेक्शन था टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल का, ठीक है। इसके अलावा उल्लास लिटरेसी वीक जो है ये भी ऑब्जर्व किया गया था 1 से 8 सितंबर को, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ये हम जो इंटरनेशनल डे है ये ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को, जो हाईलाइट करता है क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, कि हमें एयर पोल्यूशन जो है वो कम करना चाहिए, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क, ओके। इसका आपका कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था? 6th एडिशन था। थीम था रेसिंग फॉर एयर, एवरी ब्रीथ मैटर्स, ठीक है। अब इवेंट्स की बात करें तो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड आपका यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है, इन दोनों ने मिलकर होस्ट किया था आपका 6th एडिशन इंटरनेशनल डे क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का एट दी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सेंटर बैंकॉक थाईलैंड में आपके हुई थी, ठीक है, हाइब्रिड मोड में हुई थी। फाइन। अब यहाँ पे क्लाइमेट वीक इंडिया जो है ये भी ऑब्जर्व किया गया था 7 से 14 सितंबर को, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी टेरे जनरेशन सॉल्यूशन, ठीक है, टेरे जनरेशन सॉल्यूशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इस इवेंट में भूमि भाषा मूरल्स जो है उन्हें लॉन्च किया गया था बेंगलुरु, पंजिम, कोची, कदई कनाल एंड हैवलॉक आइलैंड जैसी जगहों पे। एंड इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि हमें 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट में जो भूमि भाषा मूरल्स हैं बेसिकली उनको लॉन्च करना है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।